हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज एचपी। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मीन्स माल विक्रय अनुबंध में माल का वर्गीकरण। जैसा कि हम देख चुके हैं, माल जो है विक्रय अनुबंध की विषय वस्तु मानी जाती है, क्योंकि माल विक्रय अनुबंध अधिनियम के अनुसार अगर हम देखें तो माल में केवल हम चल योग्य संपत्ति को ही शामिल करते हैं, जिनमें हम देखें स्टॉक, शेयर्स, खड़ी फसलें तथा अन्य वस्तुएं जो कि भूमि के अंग हैं, किंतु जिन्हें विक्रय के पहले अथवा विक्रय के अनुबंध के अंतर्गत अलग किया जाना है भी शामिल माना जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो विक्रय अनुबंध में माल में केवल चल संपत्ति से संबंधित माल को ही शामिल करेंगे। तो इस प्रकार माल शब्द में सभी प्रकार के चल संपत्ति जो वाद योग्य दावे तथा मुद्रा को छोड़कर शामिल है। जमीन के साथ जुड़ी हुई वस्तुएं यदि उन्हें अलग किया जा सकता है तो वे भी माल में शामिल मानी जाएगी। यदि ज़मीन पर खड़े पेड़ पौधे जिन्हें काटने से नहीं रोका जाता है तो वे भी हमें माल के अंदर शामिल माने जाएंगे। तो इस तरह से बच्चों, अगर हम देखें तो हमें ये ध्यान रखना है, विक्रय अनुबंध के अंतर्गत माल में केवल चल सहयोगी संपत्ति को शामिल किया जाएगा। दूसरी बात अगर हम देखें तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि मुद्रा एवं वाद योग्य दावों को हम माल नहीं मानते हैं। ऐसा कारण ये है कि बच्चों कि माल का भुगतान नकद में होना चाहिए, किंतु जो मुद्रा चलन में नहीं है, सरकार द्वारा बंद कर दी गई है, वह माल की श्रेणी में नहीं आती है। इसी प्रकार वाद योग्य दावे से तात्पर्य एक व्यक्ति के किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ किसी वैधानिक अधिकार से है, जो कि वह उस कोर्ट में वाद प्रस्तुत करके प्राप्त कर सकता है। यह अधिकार किसी व्यक्ति से ऋण या धन की वसूली करने संबंधी भी हो सकता है, अतः ऐसे अधिकार का हम हस्तांतरण नहीं कर सकते, इसलिए इसे भी हम माल की श्रेणी में नहीं रखते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ हमें ये बिंदु ध्यान रखना है कि माल में केवल हम चल संपत्ति शामिल करेंगे, सेवाओं को हम माल में कभी भी शामिल नहीं करते हैं। माल विक्रय अनुबंध में स्पष्ट लिखा गया है, आप बुक में देखेंगे तो सेवाओं को माल विक्रय अनुबंध में शामिल नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, होटल, रेस्टोरेंट, रेलवे, एयरलाइंस आदि सभी यात्रियों को, अन्य आगंतुकों को खाद्य एवं पेय सामग्री परोसना भी माल की श्रेणी में शामिल नहीं माना जाएगा, क्योंकि अचल संपत्ति कभी भी माल नहीं होती है, केवल चल संपत्ति को ही माल में शामिल मानेंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि माल में केवल हम चल संपत्ति को ही शामिल करेंगे, किसी भी सेवाओं का मूल्य माल की श्रेणी में शामिल नहीं होगा। अब हम अपने विषय पर आते हैं, माल का वर्गीकरण। अगर विक्रय अनुबंध में हम देखें तो विक्रय अनुबंध की विषय वस्तु माल है। इस माल को हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। फर्स्ट होगा हमारा विद्यमान माल जो हमारे पास उपलब्ध है। दूसरा भावी माल जो हमारे पास अभी नहीं है। तीसरा सहयोगी संभावित माल जो हमारे पास आगे भविष्य में हमारे पास हो सकता है। तो सबसे पहले हम विद्यमान माल की बात करें तो एग्जिस्टिंग गुड्स ऐसे माल से होता है जो कि विक्रय अनुबंध के समय हमारे पास उपलब्ध है। दूसरे शब्दों में हम कहें, माल विक्रय अनुबंध के समय विक्रेता के स्वामित्व में जो माल उसके पास होता है उसे हम विद्यमान माल की श्रेणी में रखते हैं। माल की श्रेणी में रखते हैं। इसी प्रकार विद्यमान माल अगर हम देखें तो ये भी 2 तरह का हो सकता है बच्चों। एक तो होता है विशिष्ट माल, जिसे हम कहेंगे स्पेसिफिक गुड। तो विशिष्ट माल वह होता है जिसे विक्रय करते समय पहचान लिया गया है या तय कर लिया गया, यानी जब क्रेता द्वारा बता दिया गया कि मुझे ये वाला माल खरीदना है, या उसने उसकी आइडेंटिटी कर दी कि मुझे ये वाला माल खरीदना है या बेचना है, तो उसे हम विशिष्ट माल स्पेसिफिक गुड्स कहेंगे। दूसरा होता है हमारा निश्चित माल, इसको हम कहेंगे सर्टेन गुड। निश्चित माल या विशिष्ट माल की तरह ही विद्यमान माल होता है, लेकिन यह माल क्रेता विक्रेता द्वारा विक्रय अनुबंध के बाद अलग करके निश्चित कर लिया जाता है, या हम दूसरे शब्दों में कहें क्रेता द्वारा अपना माल छाँटकर अलग कर लिया जाता है, तो उसे हम निश्चित माल कहते हैं। जैसे मान लीजिए अंत ही दुकान पर जाता है और उसके पास अनेक प्रकार के ब्रांड के टीवी सेट रखे हुए हैं। यदि वो एलजी का टीवी पसंद कर लेता है और उसको अलग रखवा देता है तो वो उसका निश्चित माल माना जाएगा। इसी तरह अगला बिंदु है अनिश्चित माल। विद्यमान माल में बच्चों 3 तरह के माल हमने देखे। विशिष्ट माल हो सकता है, स्पेसिफिक गुड्स हो सकता है, निश्चित माल हो सकता है, और थर्ड है हमारा अनिश्चित माल। अनिश्चित माल वो होता है जिसमें विक्रय अनुबंध करते समय विक्रेता
के सामने क्रेता द्वारा माल को निश्चित नहीं किया गया है उसे हम कहेंगे अनिश्चित माल। इसी प्रकार हमारा अगला माल आता है भावी माल, फ्यूचर गुड्स। जो फ्यूचर गुड्स से आशय ऐसे माल से लगाया जाएगा जो कि विक्रय अनुबंध के समय विद्यमान नहीं होता है, यानी जो माल विक्रेता के पास विक्रय अनुबंध करते समय उपलब्ध नहीं होता है, भविष्य में उसके पास उपलब्ध होगा या अभी निर्माण कार्य में चल रहा है तो बनकर वो चीज़ तैयार नहीं हुई है, तो इसे हम भावी माल की श्रेणी में रखते हैं। भावी माल की श्रेणी के संबंध में बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भावी माल का विक्रय नहीं हो सकता, बल्कि भावी माल के लिए सदैव विक्रय का ठहराव भी किया जा सकता है, क्योंकि विक्रय होने के लिए माल प्रेजेंट होना आवश्यक है कि जो माल का हस्तांतरण आप एक व्यक्ति को तुरंत नहीं करोगे, विक्रय संभव नहीं है। लेकिन विक्रय के ठहराव में माल का तुरंत हस्तांतरण संभव आवश्यक नहीं है, इसलिए भावी माल का सदैव विक्रय का ठहराव ही किया जाता है, कभी भी विक्रय नहीं किया जाता। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। इसी तरह से अगला माल हम देखें तो वो है संभावित या सहयोगी माल। तो बच्चों सहयोगी ये संभावित माल वह कहलाता है जिसकी प्राप्ति किसी घटना के घटित होने पर अथवा नहीं होने पर निर्भर करती है, यानी ऐसी घटना अगर घट गई तो माल हमें मिल जाएगा, नहीं घटित नहीं मिलेगा, यानी जो घटना पर निर्भर करता है। ये सपोज करिए अंता बंता को 1000 अमेरिकन रुई गांठे बेचने का ठहराव करता है, यदि उसके पास अमेरिका से गांठे सही समय पर सकुशल पहुँच जाए। तो यहाँ पर बच्चों ये निर्भर करता है घटना पर, यदि अमेरिका से उसके पास रुई आ गई तो वो उसके जो विक्रय की ठहराव को पूरा कर पाएगा, अन्यथा वो नहीं कर पाएगा। यानी यहाँ पर ये कार्य जो उसका ठहराव पूरा होना घटना के ऊपर यानी सहयोग पर निर्भर करता है। और क्योंकि माल अमेरिका जहाज़ द्वारा आना है तो ये सहयोग घटना है। मान लीजिए जहाज़ किसी कारण डूब जाए या कोई दुर्घटना हो जाए तो हम नहीं कह सकते कि वास्तव में माल उसे प्राप्त हो पाएगा या नहीं। तो इस प्रकार ये 3 प्रकार के माल हैं जो कि विक्रय अनुबंध में हमने देखे, विद्यमान माल, भावी माल और सहयोगी माल। तो इस 3 प्रकार बस हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि माल विक्रय अनुबंध में सदैव ही जो माल में केवल चल संपत्ति उसको हम शामिल करते हैं, अचल संपत्ति को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। और विक्रय के ठहराव में माल के तुरंत हस्तांतरण होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि विक्रय के ठहराव में माल भावी भी हो सकता है, निश्चित भी हो सकता है, सहयोगी भी निर्भर करता है, जो कि घटना के घटित होने पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में हम 3 प्रकार के माल पाते हैं, विद्यमान माल, भावी माल और सहयोगी माल। तो इस प्रकार बच्चों माल विक्रय अनुबंध अधिनियम 1930 के बारे में हम जो पुस्तक से अध्ययन करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ पढ़ने को मिलेगा। आप उसको अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और समझें और अभ्यास करने का प्रयास करें।